हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी हाल ही में लोकसभा में श्रम कानून संबंधी 3 विधेयक पास कर दिए गए हैं और साथ ही साथ अब इसको राज्यसभा में भी आज पास कर दिया गया है। तो श्रम कानून क्या है, इसमें क्या कमियां हैं, इसका विरोध क्यों हो रहा है, कई श्रम मजदूर यूनियन जो है इसका विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि श्रम कानून क्या होता है और अभी वर्तमान में क्या कानून बना हुआ है श्रमिकों के लिए, और उनमें फिर देखेंगे कि उनमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं या संशोधन करके अभी लागू किया जा रहा है तो उसका विरोध क्यों हो रहा है और कंक्लूजन क्या होना क्या चाहिए, सुधार क्या किए जा सकते थे इसके, और ये सब चीज़ें क्यों हैं। तो पूरा एनालिसिस देखेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिए वीडियो को, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूल लीजिए। लोकसभा में अभी हाल ही श्रम कानून पारित कब हो गया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ जो है वो होता है भारतीय संविधान की जो हमारी समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया है। लेबर लॉ को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। श्रम के ऊपर, ये लेबर लॉ के ऊपर दोनों ही कानून अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों में मतभेद होते हैं तो फिर केंद्र का कानून सर्वोपरि माना जाता है। ये रूल है लेबर लॉ के बारे में। और इससे रिलेटेड कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते। हमारे यहाँ जो श्रम कानून बना है अभी वो, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में बंधुआ मजदूरी की जाती थी, तो अभी है कि आप बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं। और कंपनसेशन जो है उसको लेके भी बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं कि कंपनसेशन दिए जाना चाहिए। यदि कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में काम करते हुए मर जाता है तो उनकी फैमिली वालों का ध्यान रखना। और बिल्डिंग रूल्स जो है, कुछ बिल्डिंग रूल्स भी लेबर लॉ में बने हुए हैं कि यदि ज़्यादा ऊंची मल्टी बिल्डिंग में काम चल रहा है, कोई वर्कर काम कर रहा है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, उनको वो सुरक्षा दी जानी चाहिए। और टाइमली बिल्डिंग रूल्स और टाइमली सैलरी, ये 4 चीज़ें जो है, कंपनसेशन, बिल्डिंग रूल्स, टाइमली सैलरी एंड बंधुआ मजदूरी नहीं रख सकते, ये जो 4 है ये मेन चीज़ें हैं जो कि श्रम कानून में दी गई हैं और इनका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। ये जो श्रम कानून जो है ये बनाए जाते हैं श्रमिकों एवं नियोक्ता, जो कंपनी के मालिक होते हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन रखने के लिए, ताकि दोनों का ही शोषण ना हो। यदि मजदूरों का तो शोषण होता ही है, हमेशा से होता आ रहा है, लेकिन कंपनी और नियोक्ताओं का भी शोषण होता है एक तरीके से। उनकी कंपनी यदि घाटे में जाती है तो वो उनका शोषण ही होता है, और इन दोनों का ही शोषण ना हो। इकट्ठे मजदूर आके यूनियन मिलके और एकदम हड़ताल पे बैठ जाएंगे तो फिर फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो ऐसा भी ना हो, तो दोनों के लिए समन्वय रखने के लिए ही ये कानून बनाए गए हैं। और अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ का कानून जो है वो लेबर ओरिएंटेड ज़्यादा है, क्योंकि श्रमिकों का ध्यान रखा जाना चाहिए उसको हमेशा से क्योंकि वो गरीब रहा है और हमेशा से शोषण होता आ रहा है उसका। तो अभी जो हमारे यहाँ कानून बनाए गए हैं वो लेबर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, उनकी पूरी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई हैं। तो कौन कौन सी फैसिलिटी अभी प्रोवाइड की गई हैं ये भी अभी देखना ज़रूरी है। ये जो 4 हैं ये तो मेन इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 8 घंटे का काम, 8 घंटे का काम है, 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता है किसी भी फैक्ट्री में किसी लेबर से, और 4-4 घंटे में डिवाइड किया जाना चाहिए, और 30 मिनट का बीच में गैप भी होना चाहिए। ये अभी नियम बना हुआ था। और वेजेस एक्ट जो है, वेज एक्ट बनाया गया है, ओवर टाइम की दोगुनी सैलरी दी जाएगी। वेजेस एक्ट बना हुआ है, इसके लिए है कि कंपनी यदि 8 घंटे से ज़्यादा 1 घंटा भी करता है तो फिर जितना दिया जाता है उसका 2 गुने के हिसाब से दिया जाएगा, पर आवर के हिसाब से। तो ये वेजेस रूल बने हुए हैं। एंड मैटरनिटी फैसिलिटी दी जाती है। यदि कोई मैटरनिटी फैसिलिटी, यदि कोई महिला है और वो गर्भवती हो जाती है तो उसको प्रेगनेंसी के डिलीवरी के पहले और बाद में को एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड किया गया है, उसके लिए उसको लीव दी जानी चाहिए। लेबर यूनियन बनाने का भी है लेबर एक्ट में प्रावधान। लेबर यूनियन
जो कि यदि किसी मजदूर को कोई या लेबर को कोई दिक्कत होती है तो वो अपनी शिकायत कर सकता है और यूनियन के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा सकता है। और वर्क डिस्प्यूट मतलब कि जिस काम के लिए रखा गया है उससे वही काम करवाया जाएगा, दूसरा काम नहीं करवाया जाएगा। ये जो लेबर लॉ अभी हमारे यहाँ बना हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी प्रावधान किया गया है। इसका मतलब कि टेम्परेरी भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई मालिक जो है वो हमेशा परमानेंट ही रखे। यदि उसको नहीं है ज़रूरत और उसके पास नहीं है तो वो हटा भी सकता है। और बीच में जो दलाल होते हैं उनकी भी प्रोविज़न किया गया है कि उनके माध्यम से रखा जा सकता है, जिससे दोनों को ही फ़ायदा हो। और इक्वल सैलरी मतलब जो टेम्परेरी हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको, और जो परमानेंट वाले हैं उनको इक्वल सैलरी दी जाएगी। ये कुछ रूल्स बने हुए हैं, सेम फॉर ऑल, सबके लिए बराबर है। और हटाने से पहले गवर्नमेंट को बताना होगा। यदि आप किसी को हटा रहे हैं तो हटाने से पहले गवर्नमेंट को एम्प्लॉय को बताना होगा कि वो क्यों हटा रहा है। यदि उस कंपनी में या फैक्ट्री में या किसी इंस्टीट्यूट में 100 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, ये ध्यान रखना है। अगर कम है तो नहीं ये रूल फॉलो होंगे, ये एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन यदि 100 से ज़्यादा है तो ये सारे रूल लागू होंगे उस इंस्टीट्यूट या फैक्ट्री या कंपनी के लिए जिसमें लेबर रखा गया है। तो ये सारे अभी कानून बने हुए हैं। बट अभी विवाद इसलिए है क्योंकि अभी मई में एक संशोधन पास करके जून में एक इनमें संशोधन किया गया है। इसमें से कुछ प्रावधान हटाए गए हैं और यूपी गवर्नमेंट ने कुछ जो मैंने अभी आपको बताए हैं, शुरुआत के जो 4 है, बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते, कंपेंसेशन, बिल्डिंग रूल्स और टाइमली सैलरी, इन 4 चीज़ों के अलावा इन सारे ही जितने भी प्रावधान किए गए हैं सभी में चेंज किए। एक तरीके से पूरे लेबर लॉ को हटा के अपने यहाँ 3 साल के लिए लेबर लॉ को हटा दिया था, जिससे बहुत ही विवाद हुआ था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि अभी जो है वर्तमान में हमारे यहाँ कोरोना की कंडीशन की वजह से एकदम काम ठप हो गया था। और अब जो चीनी कंपनियां हैं, और अभी भी जो वर्तमान में ये कानून में प्रावधान किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है कि चाइनीज जो कंपनियां हैं उनको, चाइना में जो विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं, अब चूंकि चाइना की छवि अभी कोरोना वायरस की वजह से खराब हो गई है, तो चाइना से जो कंपनियां लौट रही हैं वो हमारे यहाँ आ सके, हम उनको हायर कर सके, उन कंपनियों को अपने यहाँ बुला सके, उनकी फैक्ट्रीज हमारे यहाँ इंडिया में लग सके। इसके लिए इस लेबर लॉ में संशोधन करना जरूरी हो गया था। और श्रमिकों, कंपनियों की, क्योंकि हमारे यहाँ कंपनी लेबर ओरिएंटेड सारे रूल्स बने हुए हैं और जो मालिक होते हैं, फैक्ट्री मालिक, उनको ध्यान में उनके लिए थोड़ा कम प्रावधान किए गए हैं। इसलिए कंपनियां जो मल्टीनेशनल और विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ आने से कतराती हैं। तो मोदी गवर्नमेंट ने अभी ये डिसीजन लिया है कि इसमें से कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े जाएं जो कि जो मालिक है, फैक्ट्री मालिक हैं, उनके लिए थोड़े से इजी हो, फ्लेक्सिबल हो। और जो लेबर है उसके लिए थोड़ी सी अभी समस्या होगी, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा समस्या होगी, क्योंकि यूपी में 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर दिया गया। और जो एक्स्ट्रा काम करने के लिए जो वो दिया जा रहा था, एक्स्ट्रा पैसे देते थे, उसमें भी कटौती की गई है कि एक्स्ट्रा डबल नहीं दिए जाएंगे जितना होता है, पर उसके हिसाब से। और पूरे लेबर लॉ को 3 साल के लिए हटा दिया गया है। तो ये कुछ समय के लिए तो ठीक है, कुछ समय बहुत परेशानी आएगी, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम जो हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कठोर डिसीजन अभी लिए जा रहे हैं, तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। और क्योंकि हमारी इकोनॉमी को अभी बूस्ट करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यदि कंपनियां आएंगी और अभी 3 साल बाद भले ही इन रूल्स में परिवर्तन कर दिए, एक बार कंपनियां आ जाएंगी, सेटल हो जाएंगी, फिर उसके बाद कंपनियों में इस लेबर लॉ में फिर से अमेंडमेंट किया जाएगा। और एक बार स्टेबिलिटी आ जाती है तो हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन भी बढ़ेगी और जो लेबर है उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो ये दोनों के लिए ही फायदे वाला है। अभी दिख रहा है लेबर यूनियन विरोध कर रहे हैं, तो हम वो अभी वीडियो में देखते हैं कि ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, इनके विरोध का कारण क्या है।
असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने वाली संस्था है एक वर्किंग पीपल्स चार्टर। इसने इन विधेयकों के वर्तमान स्वरूप को मजदूर विरोधी करार दिया है और उनका कहना है कि इन विधेयकों के जरिए सरकार का इरादा श्रम सुरक्षा के ताबूत में आखिरी कील ठोकना है, कि लेबर जो है उसकी विरोधी है सरकार। अभी तो किसानों के विरोध इतना चल रहा है और साथ में अब मजदूरों का भी विरोध है। 22 सितंबर को विपक्षी पार्टियों को भारी विरोध के बावजूद सरकार ने देश में श्रम क्षेत्र में सुधार का दावा करते हुए लोकसभा में श्रम कानून से जुड़े 3 महत्वपूर्ण बिल पास कराए हैं। इनमें सामाजिक सुरक्षा बिल 2020, हालांकि ये सभी विरोध होगा भी इनका, लेकिन इनके दूरगामी परिणाम अच्छे ही होंगे। आजीविका सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता बिल 2020 और औद्योगिक संहिता संबंध संहिता बिल 2020, ये जो 3 बिल हैं इनमें संशोधन करके अभी राज्यसभा में भी अब ये पारित हो गए हैं। अब राष्ट्रपति के साइन होना है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति को भी लेटर लिखा है कि वो उस पर साइन ना करें। और जो संसद की स्थायी समिति है श्रम एवं रोजगार से संबंधित, उसने 233 सिफारिशें की थी, जिसमें से 174 को स्वीकार कर लिया गया है और इन विधेयकों को लागू किया गया है। अब है कि वर्तमान में अंतर राज्य प्रवासी कामगार रोजगार सेवा की स्थिति का विनियम अधिनियम, ये जो है ये अंतर राज्य प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को नियंत्रित करता है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि कोई श्रमिक जाता है तो उनको किस तरीके से काम दिया जाएगा, उसके क्या रूल्स होंगे, उसको ये वाला एक्ट नियंत्रित करता है। यह केवल 5 या अधिक प्रवासी श्रमिकों पर ही लागू होता है, लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार इस सीमा को बढ़ाकर 10 कर्मचारी या उससे अधिक कर दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। अभी मैंने आपको बता दिया कि श्रम कानून में वर्तमान में क्या क्या चीज़ें हैं, अब उनमें क्या संशोधन किए गए हैं। वो श्रमिक कार्यकर्ता यह भी आरोप लगाते हैं कि लोकसभा में पेश किए गए तीनों विधेयक इंट्रा स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स यानी उसी राज्य के भीतर चल रहे पलायन पर चुप हैं। मतलब यदि एक जिले से दूसरे जिले में पलायन होता है तो उसमें इस विधेयक में उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बारे में माइग्रेशन के बारे में बोला गया है, जो देश में प्रवासी श्रमिकों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। अब है व्यावसायिक खेतिहर मजदूर जो है वो व्यावसायिक सुरक्षा से वंचित हैं। इसका भी विरोध किया जा रहा है कि व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों को विनियमित करने वाले कानूनों को समेकित और संशोधित करने का प्रयास किया। हालांकि असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने वाली संस्था ने इसका विरोध किया है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब ये है कि जो श्रमिक यूनियन है वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों आपत्ति है। तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 इसके संबंध में श्रमिक यूनियनों की सबसे बड़ी चिंता है। यह है कि यह सामाजिक सुरक्षा को एक अधिकार के तौर पर महत्व नहीं देता है। संहिता की धारा 26 और 10 और इससे उससे अधिक भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों की पुरानी सीमा को बरकरार रखती है। इस विधेयक में व्यक्तिगत आवासीय निर्माण कार्य जो दैनिक मजदूरी के तौर पर बड़े स्तर पर लोगों को काम देता है को संहिता के प्रावधानों से बाहर रखा गया है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही भविष्य निधि के लिए केवल उन प्रतिष्ठानों को ही मान्य किया गया है जहां 20 या अधिक कर्मचारी हों, जबकि लाखों सूक्ष्म और लघु उद्यमों को इसके दायरे से बाहर कर दिया गया है। मतलब जहां पे कम कर्मचारी हैं उसके बारे में ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी सरकार चाहती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हों, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आए, उनको हायर करें जिससे हमारे यहाँ रोजगार बढ़े, ये उसका मकसद है। इसलिए इसमें थोड़ी छोटे मझोले जो हैं उन लोगों को दरकिनार किया गया है और इसी का विरोध किया जा रहा है। सीधे शब्दों में इसका मतलब यह है कि ऐसे कर्मचारी जो उन प्रतिष्ठानों में काम करते हैं जहां कर्मचारियों की संख्या 10 या इससे अधिक हो, केवल वे ही सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत दावा कर सकते हैं। मतलब पुणे निवासी एक श्रमिक कार्यकर्ता चंदन कुमार कहते हैं कि इस देश में श्रम कानूनों की एक पारंपरिक राजनीति रही है जो एक बड़ी संख्या में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा कानून के दायरे से बाहर कर देती है। अब है
इन तीनों कोड, ये जो कोड है को बीते साल संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने समक्ष पेश किया गया था और कमेटी ने 233 अनुशंसाएं की थी, जिसमें से 174 अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया है। और एक और कुछ पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हमें पता होना चाहिए कि अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं के आंकड़ों के अनुसार देश में आत्महत्या से मरने वाले लगभग 1/4 1/4 लोग जो है वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है कि वहीं साल 2019 में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 10,000 है, जो कि देश के कुल आत्महत्याओं का 7.4% है। वहीं बीते साल आत्महत्या करने वाले किसानों में से, तो ये डेटा जो है वो इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपको कंडीशन का, स्थिति का पता लगे कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। इसके अनुसार कृषि क्षेत्र में आत्महत्या के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं और इसके बाद कर्नाटक में। तो ये जो किसान बिल का विरोध हो रहा है, मजदूर बिल का विरोध हो रहा है, ये गलत नहीं है, ये अपनी जगह सही है, बट ये कठिन परिस्थिति है हमारे देश के लिए। और ऐसी कठिन परिस्थिति में देश के मुखिया को एक ऐसी रोल प्ले करना पड़ रहा है, जैसे अपने बच्चे के लिए भले ही उसको मारें डांटे, उसके लिए वो खिलौना मांगता है बट नहीं देते हैं कि आगे चल के ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और उसके भविष्य की चिंता करते हुए पिता जैसे ध्यान रखता है, उसी तरह शायद मेरे हिसाब से मोदी जी भी अपने इन सब, ये जो मजदूर, श्रमिक, अपन सब पूरी जनता है, उस हिसाब से वो प्रधानमंत्री जो होता है एक पिता जैसा ही होता है। और यदि मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा लीडर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी आएगा वो सिर्फ टेम्परेरी देखेगा, तो वो थोड़े समय के लिए तो अच्छा होगा, बट ये जो है दीर्घकालिक डिसीजन लिए जा रहे हैं और इसका सपोर्ट किया जाना चाहिए। और यदि आप लोगों का क्या इस पे सुझाव है वो भी आप दे सकते हैं। आपका मत अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा हो, लेकिन आपका क्या विचार है वो भी आप बताइए। और इसमें साथ ही साथ इसका भी विरोध किया जा रहा है कि हड़ताल करने का अधिकार, जो श्रमिक यूनियनों का दावा है कि औद्योगिक संबंध संहिता जो विधेयक लाया गया है उसमें मजदूर की परिभाषा को सीमित कर दिया गया है। इसमें लाखों नए और मौजूदा श्रेणियों को वैधानिक औद्योगिक संबंध संरक्षण के दायरे से बाहर छोड़ दिया जाएगा, जिसमें प्लेटफॉर्म श्रमिक, प्रशिक्षु, आईटी श्रमिक, स्टार्टअप्स और लघु, कुटीर एवं मध्यम उपग्रह में कार्यरत स्वनियोजित श्रमिक, घर आधारित श्रमिक और असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, वृक्षारोपण श्रमिक एवं मनरेगा श्रमिक शामिल हैं। तो उनका दावा है श्रमिक यूनियनों का कि इसमें ये जो औद्योगिक संबंध संहिता है, ये जो कोड पेश किया गया है, इसमें इन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, जिससे उनको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही दूसरी ओर हड़ताल की परिभाषा के तहत किसी उद्योग में कार्यरत 50% या उससे अधिक श्रमिकों का एक निश्चित दिन पर आकस्मिक अवकाश को शामिल किया गया है। यह श्रमिकों की प्रदर्शनों में भाग लेने की क्षमता को बाधित करता है। वो इसलिए किया गया है, इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हड़ताल पर रोक लगाएगा और जो बड़े बड़े जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें श्रमिकों की क्षमता को बाधित करेगा। वो इसलिए क्योंकि काम पे ध्यान देना है, हमें अपने काम को 2 गुना बढ़ाना है ताकि हमारी जीडीपी या इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से डाउन चली गई है, शेयर मार्केट सब कुछ नीचे जा रहा है, तो सबको वापस पटरी पर लाया जा सके, इसलिए ये कठिन डिसीजन लिए जा रहे हैं। और इसमें कुछ हालांकि है कि कुछ इसमें कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कमियां नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि इसमें कुछ यदि संशोधन हो सके तो उसको संशोधन दोनों का, श्रम और नियोक्ता, श्रमिक और नियोक्ता दोनों का कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए, किसी एक पक्ष को ध्यान में नहीं रखना चाहिए और एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या विचार है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।